जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग अभी तक 9 टेस्ट कवर कर चुके हैं। आज ये 10वां टेस्ट होगा। तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको सुबह में मिलती है 8 बजे से 8:30 के बीच में, और वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिलती है सुबह 9 बजे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कि उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक है। किस तक है? 63 से 71 तक जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है संविधान में। और इसमें योग्यता के बारे में पूछा गया है, तो योग्यता का वर्णन जो है अनुच्छेद 66 में। किसमें? अनुच्छेद 66 में। तो अब ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन दिया है, उम्र कम से कम 35 होना चाहिए, तो होना चाहिए। लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये भी सही है। भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं बोल रहा है यहाँ पे, लोकसभा नहीं होगा, वो जो है राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? राज्यसभा। और उपराष्ट्रपति को जो है 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, वो जब नॉमिनेशन करते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति होने का वेतन मिलता है। और कितना वेतन मिलता है? 4 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में विचार कीजिए। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में विचार करना है। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो अधिनियम लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, आपको पता होगा, माउंटबेटन योजना के द्वारा ये अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो 3 जून, इस डेट को भी याद रखिएगा, 3 जून 1947 को मतलब कांग्रेस के सामने और मुस्लिम लीग के सामने, इस दोनों के सामने अपना प्रस्ताव पेश किए कि हम ऐसा ऐसा करने वाले। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लगा कि हाँ ठीक है प्रस्ताव। फिर क्या हुआ कि 4 जुलाई 1947 को वो जो है ब्रिटिश संसद में पेश किया अधिनियम को। और ये जो ब्रिटिश संसद 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। ये दोनों जो पॉइंट है सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और जिस समय भारत को आज़ादी मिल रहा था उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो भारत का कॉटन पॉलिश मुंबई सुमेलित सही है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद सही है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हैदराबाद यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कोयम्बटूर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर सही है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। देखिए, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जैसे कि बोला गया कि 15% से अधिक नहीं होगा, तो अभी लोकसभा का कितना सदस्य है? लोकसभा में 245, और इसका 15% अगर आप निकालते हैं तो अप्रोक्स 82 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 82। तो 82 सदस्य से अधिक नहीं हो सकता है। और इसी में यानी 91वां संविधान 2003 में एक और प्रावधान किया गया है इसी से संबंधित। वो प्रावधान ये है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं कर सकते, लेकिन 12 से कम भी आप नहीं रख सकते, लेकिन 12 से कम भी नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। और आपको पता ही होगा इसके बारे में, 92वां संविधान 2003 के बारे में। 92वां संशोधन 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली ये 4 भाषा को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन कांग्रेसी नेता मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो इसमें से जो है मकरंद उपनाम से लिखने वाले कविताएं थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय।
आपको मैं बता दूं कि मदन मोहन मालवीय को जो है 4 बार, कितने बार, 4 बार कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये सिर्फ 2 बार ही अध्यक्षता कर पाए थे, सिर्फ 2 बार ही अध्यक्षता कर पाए थे। कब कब इनको नियुक्त किया गया, यानी कब कब इसको चुना गया अध्यक्षता के लिए, तो 1909 में, 1918 में और 1932 में, फिर 1933 में, 4 बार। ठीक है, तो 1909 में जो हुआ था लाहौर में, इसकी अध्यक्षता किए थे मदन मोहन मालवीय। 1918 में जो हुआ था दिल्ली में, इसकी भी अध्यक्षता किए थे मदन मोहन मालवीय, लेकिन 1932 और 1933 वाला अध्यक्षता ये नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि सौम्य अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इस दौरान, और इस दौरान मदन मोहन मालवीय को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से यह 1932 और 1933 की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। जब वो नहीं कर पाए तो कौन किए थे? 1932 की अध्यक्षता जो है अमृत रणछोड़ दास के द्वारा किया गया था, और 1933 की अध्यक्षता जो है नली निशेष गुप्ता के द्वारा किया था। किसके द्वारा? नली निशेष गुप्ता के द्वारा किया गया था 1933 का। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय के द्वारा एक दो पॉइंट और बता दूं। 1915 में जो है हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ही किए थे, और 1946 में इनकी जाके स्वतंत्रता से 1 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु कहिए या देहांत कहिए हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात इसे गौर करके देख लीजिए, सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम गॉड। क्या होगा? विलियम गॉड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति को किसने फैलाया, तो वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और पूछा जाए भारत में हरित क्रांति कौन लाए थे, वो थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? ये कहा गया अनुच्छेद 129 में। किस में कहा गया? अनुच्छेद 129 में। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किस में कहा गया? ये कहा गया अनुच्छेद 215 में। किस में? अनुच्छेद 215 में। देखिए, कोई भी न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये कैसे माना जाएगा? इस तरह से माना जाएगा कि वो जो आदेश दे रहा है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जो है अभिलेख न्यायालय। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसके आदेश को संरक्षित रखा जाएगा, उसके आदेश को संरक्षित रखा जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, आदेश पर ही अगला आदेश दिया जाएगा। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे रहा है, तो उस आदेश को ध्यान में रखते हुए ही अगले आदेश दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट है कि उसकी आदेश का अगर अवहेलना करते हैं तो वो दंड भी दे सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कमीशन और उसका क्षेत्र मिलाना है। ठीक है, कमीशन है हिटेन यंग कमीशन। हिटेन यंग कमीशन मुद्रा से संबंधित है, ये सही है। व्हिटले कमीशन अकाल से संबंधित नहीं है, बल्कि व्हिटले कमीशन संबंधित है श्रम विवाद से। किससे? श्रम विवाद से, मजदूरी जो होता है ना, उसी से संबंधित है व्हिटले कमीशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और क्या है? मैकलॉगन कमीशन जो सहकारी से संबंधित है, ये तो सही है। और पील कमीशन संघीय ढांचा से संबंधित है, सही है। सप्रू कमीशन 1934 बेरोजगारी से संबंधित है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी सही कौन कौन सा है? 1, 3, 4, 5 सही है। 1, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित कृषि और संबंधित क्षेत्र। ठीक है, विचार करते हैं इस पे। देखिए, सबसे पहली बात कि स्थानांतरित कृषि को बहुत नाम से जानते हैं, हर जगह, मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि को हम लोग जो है झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। झूम कृषि के नाम से कहाँ जानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद स्थानांतरित कृषि को जो है कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुबा के नाम से जानते हैं। झारखंड में कुरुबा के नाम से, राजस्थान में वालतरे के नाम से। उसके बाद अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से। अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में किस नाम से? दीपा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद MP में देप्पा, दहिया और बेवर। MP में किस नाम से? देप्पा, दहिया और बेवर के नाम से जानते हैं। और आंध्र प्रदेश में पेड़ा के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? पेड़ा के नाम से जानते हैं। और कुमारी के नाम से जानते हैं पश्चिमी घाट में, सही है। खील के नाम से जानते हैं हिमालय क्षेत्र में, ये भी सही है। पामलू के नाम से जानते हैं मणिपुर में, ये भी सही है। और उड़ीसा में जो है
पामा डाबी के नाम से जानते हैं, ये भी सही। इसमें से उपयुक्त सभी सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है? तो ये वाद है ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद 1996। इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्गत जो है प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। अगर आप मृत्यु यानी अगर आप जो है आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 309 के तहत आप अपराधी घोषित किए जाएंगे और आपको अलग से सजा मिलेगी। नेक्स्ट है चेरो आंदोलन 1800 से 1802 नहीं होना चाहिए था, 1800 से 1820 में कहाँ हुआ था? चेरो आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये जो है वर्तमान के झारखंड और पूर्व के बिहार। तो पूर्व में जो मतलब वर्तमान में जो झारखंड है, तो वही झारखंड में जो है ये हुआ था चेरो आंदोलन। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे भूखन सिंह। कौन थे? भूखन सिंह। और ये क्यों किए थे, इसका भी कारण आप लोग जानना चाहेंगे। क्योंकि झारखंड का जो पलामू क्षेत्र था, झारखंड का जो पलामू क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा जो था कर में वृद्धि कर दी गई थी, जिसकी वजह से ये किया गया था चेरो आंदोलन 1800 से 1820 में। नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती, जवाई, सुखरी तथा लीलरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किस नदी की सहायक नदी है बताइए? तो ये हो जाएगा लूनी नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? लूनी नदी की सहायक नदी है। ये लूनी नदी की लंबाई कितनी आप लोग जानते हैं? लूनी नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर यानी 320 किलोमीटर। लूनी नदी का पानी जो है वो खारा पानी है। इसे हम लोग लवन नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लवन नदी के नाम से भी जानते हैं लूनी नदी को। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लूनी नदी जो है राजस्थान से स्टार्ट होती है और गुजरात में आके खत्म हो जाती है, गुजरात के कच्छ के रण में गिर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो आपको मैं बता दूं कि संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है अब अनेकों बार जो है 2-3 बार, अभी तक तो लगभग 3 बार या 2 बार संविधान संशोधन हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है भाग 4 में है। आपको पता होगा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गए। आगे बात करते हैं अब। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो था 39 का क, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 43 का क और है 48 का क। ये 3 अनुच्छेद जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें से 39 के क में किस चीज़ का वर्णन है? 39 के क में वर्णन है निःशुल्क कानूनी सहायता। किसका वर्णन है? निःशुल्क कानूनी सहायता का वर्णन है। 43 के क में वर्णन है उद्योगों के प्रबंध के मजदूरी की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी, ठीक है। और 48 के क में वर्णन है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं वन जीवों का संरक्षण, 48 के क में वर्णन है, ठीक है। और 97वां संविधान संशोधन जो है 2011, इसमें भी एक चीज चेंजिंग की गई है, यानी एक चीज ऐड किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। वो अनुच्छेद है 43 का ख। कौन सा अनुच्छेद है? 43 का ख। इसमें जो है सहकारी समिति ऐड किया गया था। क्या ऐड किया था? सहकारी समिति, ठीक है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो ऐड किया गया 39 का ख में, मुफ्त कानूनी सहायता। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? आपको पता है कि ये जो हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1899 से लेकर 1905 में। आपको ये भी पता होगा बंगाल विभाजन के बारे में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। कहाँ है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो हो जाता 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये कहाँ है? कन्याकुमारी के कैप कैमोरीन, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस समिति के अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए थे? तो किस समिति के बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपको पता ही होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य को भी ऐड किया गया था। ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब आई थी? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को ऐड किया गया था संविधान में। ठीक है, और आपको पता ही होगा मूल कर्तव्य जो है संविधान का भाग 4 का क और अनुच्छेद क्या हो जाएगा 51 का क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। सबसे पहली बात, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1920 को। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। और इसको जो बंद कब करवाया गया, मतलब बंद कब किया गया, तो 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर देगा या बंद कर देगा। ठीक है, और इसमें मैं बता दूं कि इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी एक बयान दिए थे। महात्मा गांधी बोले कि अगर कांग्रेस हमारी नीति पर चलती है तो हम 1 वर्ष में भारत को स्वराज्य दिला देंगे। इसी में यानी असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी बोलते हैं कि अगर कांग्रेस उनकी नीति पे चलती है तो वो 1 वर्ष में भारत को जो है स्वराज्य दिला देंगे। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी अपने वस्त्र को हटाकर और लंगोट धारण कर लिए थे। ठीक है, तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 थी, ये तो सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, इसमें सही है। इसमें बहिष्कार की भी योजना थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एम ए जिन्ना जो है इस आंदोलन का विरोध कर रहा था, ना कि समर्थन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस राज्य का चयन कीजिए जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो देखिए, बांग्लादेश से लगने वाले कुल 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? कुल 5 राज्य हैं। और इसमें पूछ रहा है नहीं लगती है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बांग्लादेश से भारत की कुल कितनी सीमा लगती है? 4096.7 किलोमीटर। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की। कौन कौन से राज्य जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है? तो वो है सबसे प्रथम आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। दूसरा आ गया असम। तीसरा आ जाएगा मेघालय। चौथा है त्रिपुरा। 5वां है मिजोरम। तो अब आप लोग देख लीजिए कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो असम है, मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा है, नागालैंड नहीं है। 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है और मतलब इसका सीधा कहने का अर्थ है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। बात यहाँ सीधा सीधी यही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो आ जाएगा संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, सही है, क्योंकि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो सभी राज्यों के विधानसभा इसमें भाग लेते हैं, यानी इसके निर्वाचित सदस्य, इसके भी निर्वाचित सदस्य। और राज्य का विधान परिषद ये भाग नहीं लेते, ये गलत हो गया। और नेक्स्ट है एनसीटी दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा। हाँ, देखिए कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। वैसे जम्मू कश्मीर अभी तक चुनाव हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से कोई भाग नहीं लेते, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। घटनाओं को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूना पैक्ट कब हुआ था। ये हुआ था 24 सितंबर 1932। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। ये जो है ऑथेंटिक स्रोत के अनुसार 24 सितंबर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स में ये जो है 26 सितंबर लिखा हुआ है। लेकिन जो भी बिपिन चंद्रा का बुक, जो भी हाई लेवल बुक है, उसमें 24 सितंबर दिया हुआ है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। और फिर आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930, इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 3 बृहत्तम कोयला उत्पादन क्षेत्र का सही क्रम है। सबसे प्रथम चीन, यूएसए और भारत आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अधोलिखित में से कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं? तो अधोलिखित में से कौन है? वो है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा सिर्फ एक ही बार नहीं, दो बार जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। एक बार 1964 में, कब? 1964 में, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरू की जो है मृत्यु हो गई थी उस समय, और एक बार 1966 में, जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, हाँ ये सही है। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, ये भी सही है। 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों की मांग पूर्ति के लिए स्थापित किया गया? तो वो बंदरगाह है दाहेज बंदरगाह। और दाहेज बंदरगाह को जो है हम लोग रसायन बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस समय संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति देता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन परिस्थिति में जो है राज्य सूची पर कानून बनाएगी संसद। संसद जो है किन किन परिस्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाएगी? तो 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। ठीक है, इन चार अनुच्छेद के तहत जो है संसद राज्य सूची पर कानून बनाएगी। सबसे पहले अनुच्छेद 249 के बारे में मैं बता दूं कि राष्ट्रीय महत्व की कोई बात रहेगी तब। अनुच्छेद 250 है, आपातकाल आ जाएगा, आपातकाल के दौरान जो है संसद राज्य सूची पर कानून बनाएगी। उसके बाद है 2 या 2 से अधिक राज्य अगर किसी कानून की मांग करता है तो अनुच्छेद 252 के तहत संसद कानून बनाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित कुछ हो 253 के तहत संसद कानून। तो इस अनुसार क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 250। आपात के दौरान संसद जो है राज्य सूची पर कानून बनाएगी। नेक्स्ट है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ या संस्था की स्थापना की गई थी? तो 1866 में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बृहद हिमालय के संदर्भ में विचार कर सही उत्तर बताएं। तो बृहद हिमालय के संदर्भ में सबसे पहले आपको पता होगा कि हिमालय के जो है भौगोलिक तौर पर 4 भाग में विभाजित किया गया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो 4 भाग में विभाजित किया गया, जिसमें से बृहद हिमालय जो सेकंड नंबर पे आता है, उसकी जो है लंबाई, कुल लंबाई उसकी 2500 किलोमीटर है। कितनी? कुल लंबाई उसकी है 2500 किलोमीटर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो है 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 मीटर है, ना कि किलोमीटर, 6100 मीटर है। और औसत चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है इसकी औसत चौड़ाई। तो अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन इसका। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक विस्तृत है, ये तो सही है। और नेक्स्ट है, इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6100 मीटर और लंबाई 2500 किलोमीटर। एक और दो दोनों सही है। ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है वो आयरलैंड से लिया गया। किस देश से? आयरलैंड से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से बाजरा की खेती का प्रमाण मिलता है? तो बाजरा की खेती का प्रमाण जो है वो रंगपुर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? रंगपुर से मिलता है। नेक्स्ट, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? ये अवस्थित है लोकटक झील में। लोकटक झील ये कहाँ है? मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर। ठीक है, मीठे पानी का झील भी इसे बोलते हैं। केबुल लामजाओ या लोकटक झील को जो है मीठे पानी का झील भी बोला जाता है। और सिर्फ एक, यानी मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी लोकटक झील में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये राष्ट्रीय उद्यान में संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? पंचायती राज का वर्णन है। पंचायती राज का वर्णन है। और इसमें कुल कितने विषय दिए गए हैं? पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषय दिए गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में सही नहीं है? तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये सही है। बुद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था, ये भी सही है। बुद्ध ने आचार्य अलार कलाम से न्याय दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी,
चलिए ये मैं बताता हूँ कुछ देर में। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है, ये सही है, ये गलत है। अब कहाँ गलत है? आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट सही है। मैं आपको बता दूं कि बुद्ध जो है जब घर से निकले थे, आचार्य अलार कलाम से जो है वो शिक्षा लिए थे। वो न्याय दर्शन की शिक्षा नहीं लिए थे, वो सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। किसका? सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। आगे बढ़ते हैं। किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है? तो किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम होती है लेकिन तीव्रता जो है सबसे अधिक होती है, वो है एल तरंग। कौन सी है? एल तरंग। आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया गया था कब? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन संसद जो पारित किया है, कब पारित किया है? 1976 ईस्वी में। कब पारित किया? 1976। नेक्स्ट है, शुंग वंश के विषय में विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं शुंग वंश के विषय में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र है, जो मौर्य के अधीन सैनिक सेवा में कार्यरत थे। ये तो सही है। क्योंकि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, वो जब अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, उसी दौरान जो है पुष्यमित्र ने उसे चाकू घोंप के या तलवार से किसी प्रकार उन्हें मार दिया था, और पुष्यभूत ये शुंग वंश की स्थापना कर लिया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वंश की राजधानी विदिशा थी। हाँ, ये भी सही है। इस वंश की जो राजधानी थी वो विदिशा से। और पुष्यमित्र के शासन काल में ही यवनों ने भारत पर आक्रमण किया। ये भी सही है। नेक्स्ट है, यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने? 2 अश्वमेध। चारों के चारों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हाइड्रोमीटर जल का घनत्व मापने के लिए। ये तो सही है। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से तो आर्द्रता मापते हैं। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। क्या मापते हैं? हवा की गति। ठीक है, तो ये तीनों तो गलत हो गया, लेकिन सिर्फ एक सही है। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। देखिए, अब आगे भारतीय संविधान के बारे में और फिर अनुच्छेद 87 के बारे में। तो इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी और मैं आपको दे दूं। 3 अनुच्छेद के बारे में जान लीजिए आप लोग, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87 और अनुच्छेद 108। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला है, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक में, तो ये जो है अनुच्छेद 85 से संबंधित है। आप सोच रहे हैं 108 से संबंधित है? नहीं, संसद के दोनों सदन की संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देते हैं, ये है 108 से संबंधित। और संसद के दोनों सत्र के संयुक्त सत्र में, ये भी अनुच्छेद 85 से संबंधित। ठीक है, और एक आगे एक साथ संवेद संसद के दोनों सदन में, ये हो जाएगा अनुच्छेद 87 से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ की स्थापना की थी? तो कौन से पाल शासक थे बताइए? तो वो पाल शासक थे गोपाल। आगे बढ़ते हैं लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करता है? वो हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। भारत तिब्बत यानी भारत चीन मेन रहीम रेखा आपको पता ही है। पोलैंड जर्मनी इंडियन बर्न रेखा आपको पता ही है। आप ये मुझे कमेंट में बताइएगा, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी राज्य विधानमंडल की सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? चलिए इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात कि महाधिवक्ता इसका आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता को जो है दोनों में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अब महाधिवक्ता, भारत मतलब राज्य में एक महाधिवक्ता होंगे, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 165 में। किसमें? अनुच्छेद 165 में। लेकिन भाग लेने का और बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 177 में। आगे बढ़ते हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनते ही उसके प्रसिद्ध कार्य थे, तो उसके प्रसिद्ध कार्य क्या थे? सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। सही है। उसने भूमि की नाप करवाई और इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? तो भारत सरकार की प्रथम वन नीति जो घोषित की गई वो वर्ष 1952 में घोषित की गई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए? तो भारतीय संविधान के किस भाग में? भाग 11 में जो है केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में चर्चा है। भाग 11 को जो है 2 अध्याय में बांटा गया, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 में जो है विधायी शक्ति से संबंधित वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 245 से लेके अनुच्छेद 255 तक है। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया भाग 2। भाग 2 में किसका वर्णन है? भाग 2 में जो है प्रशासनिक शक्ति के बारे में वर्णन है। तो भाग 2 जो है अनुच्छेद 256 यानी अध्याय 2 जो है अनुच्छेद 256 से 263 तक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 44, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य से संबंधित निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है, तुगलक ने दोआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि की, ये तो सही है। तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया, बिल्कुल गलत है। दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है, तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में दो नए राज्य बहमनी और विजयनगर का जन्म हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्कों को बंद करा दिया था, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीन कैम्फ का लेखक कौन है? तो मीन कैम्फ एडोल्फ हिटलर इसके लेखक है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो इसकी पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो। शेरशाह द्वारा बनाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो शेरशाह द्वारा जो बनाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड ये जोड़ती है पेशावर को कोलकाता से, या कहिए तो कलकत्ता को पेशावर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का नवाब का सही काल क्रमानुसार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां का था 1722 से 1727, ठीक है, 22 से 27। नेक्स्ट है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का है 1740 से 1756। और नेक्स्ट है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला है 1756 से 1757। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्र में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। क्षेत्र और नेतृत्व के संबंध निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। सबसे पहली बात, आप इस नाम को बहुत कम सुने होंगे, बिरजिस कद्र। बिरजिस कद्र लखनऊ से संबंधित है और यह जो है सही है, और यह सही है। कैसे सही है मैं आपको बता दूं। बिरजिस कद्र जो थे वो बेगम हजरत महल, आप लोग जानते हैं, बेगम हजरत महल के बेटा थे बिरजिस कद्र। कौन थे? बेगम हजरत महल के बेटा थे बिरजिस कद्र, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ये सही है। रानी अवंतीबाई लोधी कानपुर से, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, मतलब 1 और 2 सही हो गया। कुंवर सिंह मांडला मध्य प्रदेश से, सही है। मौलवी अब्दुल शाह फैजाबाद से, सही है ना। ये कानपुर से कौन थे ये बताइए? कानपुर से अपने नाना साहब थे, आपको भी पता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 और 4 5। एक सेकेंड में कुछ गलत कर दिया हूँ, 1 2 5 होगा, 3 और 4 दोनों गलत है। कुंवर से, अच्छा देखिए देखिए मैं ध्यान नहीं दिया, कुंवर सिंह जो मांडला से थोड़े हैं, कुंवर सिंह तो अपने जगदीशपुर बिहार से थे, ठीक है। तो 3 और 4 गलत है, 1 2 और 5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के संबंध में कथन पर विचार करना है। इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, ये सही है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन स्थापना किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो सेट जो है यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करवाया हूँ। और सेट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। मैं इसलिए आप लोग को ये टेस्ट करवा रहा हूँ कि जो खरीद के नहीं पढ़ सकते उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को तो शेयर कर ही दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।